आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या कोट को मैं डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ने शेयर की थी, उन्होंने बोली थी, उनके द्वारा कही गई थी। तो ये याद रखिएगा, यूपी पीसीएस आरओआर में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने पढ़ा है तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए एग्जैक्टली किसने ये चीज़ बोली है, किसने स्टेटमेंट दी है, वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यानी कि जो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस है, यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम है, ये कहीं ना कहीं किसी भी नेशन के लिए सबसे जीवनदायिनी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी लाइफ के लिए। तो ये अरविंद घोष की स्टेटमेंट है। सरोजिनी नायडू का कहना था कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। तो याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजिनी नायडू ने कहा था। मोहम्मद इकबाल का कहना था कि जो नेहरू हैं वो तो राष्ट्रभक्त हैं, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, यानी कि पॉलिटिशियन है। महात्मा गांधी का कहना था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। यानी कि उनका कहना था कि अब हम आज़ादी को प्राप्त करने के बहुत करीब आ गए हैं। अब हमें अपने प्रयत्नों में ढील नहीं देनी चाहिए, हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। जो चीज़ें हमारी पकड़ में है, जो चीज़ें हम सही कर रहे हैं, उनको करते रहना चाहिए। हमें झुकना नहीं है, डरना नहीं है, हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। दादा भाई नौरोजी का कहना था कि जो राजा है वो जनता के लिए बने हैं, जनता की सेवा करने के लिए बने हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए बने हैं, उनकी सहायता करने के लिए बने हैं, रादर देन कि जनता राजा के लिए बनी हो। यानी कि जनता ऊपर है, राजा ऊपर नहीं है। तो राजा को हमेशा ही हम्बल रहना चाहिए, जनता के बारे में, प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। तो ये दादा भाई नौरोजी की स्टेटमेंट थी। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यानी कि महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में इंडिया को फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो ये किसका कहना था? सुभाष चंद्र बोस जी का। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हर चीज़, हर वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है, वेट कर सकती है, परंतु कृषि नहीं कर सकती। यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसमें आपको डील नहीं देनी है, उसमें आपको लगातार चीज़ें करनी पड़ेंगी। कोई भी और चीज़ अगर है, वो अगर आप उसमें थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ी करते हैं, उसको नहीं उस पर ध्यान देते हैं, तो काम चल जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि एक ऐसी चीज़ है कि अगर अनाज ही नहीं उपजेगा तो चीज़ें कैसे हो पाएंगी किसी भी समाज के लिए, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी देश के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि एग्रीकल्चर पर, कृषि पर तो ध्यान देना ही देना है। जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट और थी, वो भी याद रखिएगा। उनका कहना था कि मैं एक समाजवादी हूँ, यानी कि सोशलिस्ट हूँ, और साथ ही साथ गणतंत्रवादी हूँ, और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यानी कि मैं समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ, मैं समाजवाद में और गणतंत्र होने में नेशन के विश्वास रखता हूँ। और मुझे ये जो राजा रानी वाला कॉन्सेप्ट होता है, राजकुमारों वाला कॉन्सेप्ट होता है कि राजा का बेटा राजा होगा, इस चीज़ में मुझे भरोसा नहीं है, मुझे इस चीज़ में विश्वास नहीं है। आर कोपलैंड का कहना था कि जो इंडियन नेशनलिज्म है, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है, वो ब्रिटिश रूल का ही बेबी है, चाइल्ड है, शिशु है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो इंडियन नेशनलिज्म है, ये ब्रिटिश रूल से ही उपजा है, यानी कि ओरिजिन इसकी ब्रिटिश रूल से ही हुई है। किसकी? इंडियन नेशनलिज्म की, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद की। याद रखिएगा, के एम पणिक्कर का कहना है कि ब्रिटिश रूल की सबसे अधिक जो इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है वो भारत का एकीकरण है। यानी कि इंडिया का जो यूनिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल की वजह से ही हुआ है। तो ये किसका कहना था? के एम पणिक्कर का। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। डोडो एक पक्षी को कहते हैं। तो क्लीमेंट एटली का कहना था कि डोडो की तरह ही जो साम्राज्यवाद है वो दिवंगत हो चुका है, यानी कि लुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है, यानी कि अब वो इतना एग्जिस्टेंस में नहीं है, मर चुका है। याद रखिएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का कहना था कि यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है, एक रिवॉल्यूशन होने जा रही है, और हमें जल्दी से जल्दी चले जाना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ से क्विट कर देना चाहिए, हमें इस कंट्री से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्रांति होने जा रही है। तो ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का कहना है। दयानंद सरस्वती का कहना है, और ये चीज़ किसने कंफर्म की है? एनी बेसेंट ने। यानी कि एनी बेसेंट के अकॉर्डिंग दयानंद सरस्वती का ये कहना था कि भारत भारतवासियों के लिए है, यानी कि जो भारत देश है, ये जो इंडिया है, ये इंडियंस के लिए है। याद रखिएगा, भगत सिंह का कहना था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। यानी कि जो एक रिवोल्यूशनरी होता है, एक जो क्रांतिकारी होता है, उसकी दो विशेषताएं होती हैं। एक तो आलोचना, यानी कि वो आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है चीज़ों को। दूसरी चीज़ स्वतंत्र चिंतन, यानी कि फ्री थॉट। ऐसा नहीं है कि आप किसी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ सोच रहे हो, या कोई चीज़ आप जो कह रहे हो वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के कह रहे हो, किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रेशर में आकर के। जो सही चीज़ है और जो सही चीज़ होनी चाहिए, आप उसके बारे में सोच रहे हो या उसको सोचने की कोशिश कर रहे हो और वही कर रहे हो। तो ये जो आलोचना और स्वतंत्र चिंतन है, ये एक ही क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, ये भगत सिंह ने कहा था। इसके बाद याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यानी कि महात्मा गांधी ये मानते थे कि जो ये विदेशी कपड़े हैं, जो ये हमारे यहाँ से कच्चा माल इतना लेते हैं, सारी चीज़ें हमारी लेते हैं, देन इतने महंगी महंगी चीज़ों में उसको बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो विदेशी कपड़े हैं, जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे आज की डेट में जो हो रहे हैं, तो गांधी जी का कहना ये था कि इनको जब आप इनको वेस्ट करोगे, इनकी बर्बादी करोगे, इनको नष्ट करोगे, तो ही कहीं ना कहीं इनके साथ बेस्ट व्यवहार होगा। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था।
महात्मा गांधी का कहना था ये। इसके बाद याद रखिएगा, महात्मा गांधी का कहना था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। इसका मतलब यही है कि गलत रिसोर्सेज अगर आप पिक करेंगे तो कहीं भी आप कभी भी आप अपनी सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप इसको ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको आर प्रीलिम्स क्लियर करना है या आपको यूपीपीएससी 2025 का प्रीलिम्स क्लियर करना है, आपने जो सोर्सेज पिक कर रखे हैं वो ही सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके साधन गलत हैं तो आप अपने जो उद्देश्य है, जो आपकी मंजिल है, आप उसे साध ही नहीं पाएंगे। आप कभी भी रिजल्ट तक, प्रीलिम्स क्लियर करने तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, महात्मा गांधी की स्टेटमेंट थी ये। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इसके संदर्भ में एचिंसन ने कही थी एक चीज़, क्या कही थी कि इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। यानी कि जो ये खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन है, इस चीज़ को लेकर के इसके कंटेक्स्ट में एचिंसन का कहना था कि इसमें हिंदू मुस्लिम एक थे। इसमें ऐसा नहीं था कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रखी है, भेदभाव हो रखा है, उनके बीच में आपसी नफरत है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। बहुत भाईचारा है, सब प्यार से रह रहे हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को हम लड़ा नहीं पाए हैं। इन आंदोलनों के संदर्भ में उन्होंने ये चीज़ बोली थी। याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू का कहना था कि इरविन तथा गांधी ये दो महात्मा हैं। तो इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। याद रखिएगा, एलन कैंपबेल जॉनसन, ये गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार बोला था। यानी कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था तो उसमें जो महात्मा गांधी का जो भी लाभ हो रहा था, जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी सुन ली गई थी, उनकी मान ली गई थी, तो उसको एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था कि ये सांत्वना पुरस्कार है, यानी कि ये कॉन्सोलेशन प्राइज है। एक होता था ना कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होता था और उसके बाद में फोर्थ होता था, जो फोर्थ होता था उसको कॉन्सोलेशन प्राइज बोलते थे। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, उस रैंक पे नहीं आ रहा है वो, बट कॉन्सोलेशन प्राइज है कि चलो कुछ दे दिया, पार्टिसिपेट किया था तो कॉन्सोलेशन प्राइज दे दिया। तो सॉर्ट ऑफ उस तरीके से जो प्रॉफिट हुआ गांधी जी को थोड़ा सा गांधी इरविन समझौते में, दैट इज कॉन्सोलेशन प्राइज अकॉर्डिंग टू एलन कैंपेबल जॉनसन। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। तो याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कहना था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ज़्यादा काम किया जाना बाकी है। उनका मानना यह था कि कर्म में विश्वास करते थे, वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में विश्वास करते थे। उनका कहना यह था कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, ये वो दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं उनके लिए मेरे पास अभी टाइम ही नहीं है, क्योंकि उसके पहले जो चीज़ें हैं, जो मुझे एग्ज़ीक्यूट करनी है, जो काम करने हैं, जो समाज में इतनी बुराइयाँ फैली हुई हैं, कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इतना जो चीज़ें चल रही हैं जिससे आम जनता परेशान है, जो उसमें हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, उनको कहीं न कहीं पहले दूर किया जाना आवश्यक है और उसके लिए काम करना ज़रूरी है, रादर देन कि बैठ के बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की जाए। तो ये याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। इसके बाद में एनी बेसेंट का कहना था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। यानी कि एनी बेसेंट का कहना था कि वो एक भारतीय नगाड़ा है। नगाड़े का काम क्या होता है? लोगों को जगाना। कहीं न कहीं शोर शराबे से लोग उठ जाते हैं। तो वही एनी बेसेंट का कहना था कि वो एक भारतीय नगाड़ा है जिसका काम सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए, यानी कि जो लोग अपने नेशन के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए अभी भी जागृत नहीं है, अभी भी जागरूक नहीं है, वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अवेयर हों, एकजुट हों और कहीं ना कहीं वो भी अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की तरफ आगे बढ़ें, अपनी कंट्री के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। लॉर्ड एल्गिन टू का कहना था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही हम इसे अपने अधीन रखेंगे। तो लॉर्ड एल्गिन टू का कहना था कि भारत जो है उसको तलवार के बल पर ही जीता जाता रहा है, हमेशा से तलवार के बल पर ही कंट्रोल किया गया है इसे। तो हम लोग ने भी इसको तलवार के बल पर जीता है और तलवार के थ्रू ही हम इसको अपने अंडर में रखेंगे, हम इसको कंट्रोल करेंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी ये। सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था 1931 वाला, तो कहीं ना कहीं वो महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा है। तो ये किसके अकॉर्डिंग ऐसा था? ये सुभाष चंद्र बोस के अकॉर्डिंग था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा डफरिन ने कहा था कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। यानी कि डफरिन का ये मानना था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे रिप्रेजेंट करती है लोगों को। जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसमें बहुत छोटी सी जनसंख्या ऐसी है जिसका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। तो ये किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। और जो लॉर्ड कर्जन है उसका कहना था, उसका मानना था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, मतलब कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने वाली है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूँ। यानी कि कर्जन का यही बेसिकली उसका एक प्लान था, उसका एक पर्सपेक्टिव था कि जब तक वो रहे भारत के अंदर
द्वारा जब तक वो शासन कर रहा है, तब तक वो इस तरह से चीज़ें करे कि कहीं न कहीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो उसका दमन होता रहे, वो अपनी चीज़ें एग्ज़ीक्यूट ना कर पाए और भारत में जो नेशनलिज़्म है, जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो सही तरह से ना चल पाएँ। तो भारत का बेसिकली पतन होता रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेसिकली पतन होता रहे। तो मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स दूँगा। ये कहीं न कहीं कहना था करज़न का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स थी जो मैंने आपको कराई, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। वहाँ पर मैं पिक्स भेज रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको 2, 4, 10 मिनट में पढ़ लेनी है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।